इक्विलिब्रियम की जैसे हम लोग बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की अगर बात करो, कार्तिक क्या बात है? कुछ नहीं हुआ था कल। इक्विलिब्रियम की जब हम लोग बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? क्या मतलब है इक्विलिब्रियम वर्ड का? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सब क्वांटिटी इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम बोल देंगे। अच्छा, और कोई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। अरेंज बोलिए, बोलना चाहते हैं तो। इसके रिएक्शन होती है उसमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम हो जाता है। अच्छा, तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और कोई? और कोई? हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो जैसा आपको वर्ड से पता लग रहा है इक्विलिब्रियम का, वैसे तो मतलब होता है बैलेंस, है ना? क्या मतलब होता है? बैलेंस। पर यहाँ पे फिजिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे कि हम बैलेंस की बात करेंगे, इधर से वेट बैलेंस किया उधर, है ना? बैलेंस की बात होती है इक्विलिब्रियम में बेसिकली। कई तरीके के इक्विलिब्रियम देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिकल सिस्टम में भी आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें हम अगर, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर केमिकल सिस्टम में देखोगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। क्या है देखो, जैसे मान लो एक फिजिकल सिस्टम है, एक कोई ये कंटेनर है, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फिल है, मान लो इसमें 10 लीटर वाटर फिल है। अब आपने क्या किया, एक टैप लगा दिया, इससे पानी आ रहा है, टैप से पानी आ रहा है, और एक आपने आउटपुट यहाँ पे लगाया जिससे पानी बाहर, यहां से इनपुट हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, आउटपुट। 10 लीटर पानी आपने फिल किया था, ठीक? एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो लेवल मेंटेन है। लेवल मेंटेन का मतलब क्या बोल दिया हमने, कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है, एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से पानी निकल रहा है, लेकिन कंटेनर के पानी का लेवल क्या है, मेंटेन है। तो बाहर से देखने से या ऐसे भी देखने से आप जब मेजर करो तो आपका 10 लीटर का 10 लीटर मेंटेन है पानी, है ना? इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से, जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है। मान लो कि 1 सेकंड में 1000 ml पानी अंदर आता है और उतने ही उसी 1 सेकंड में 1000 ml पानी अगर बाहर चला जाएगा तो 10 लीटर का जो कंटेनर है 1 सेकंड में उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, लेवल में 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा। तो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस तो हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर से आपको सिस्टम बाहर से देखने से क्या है, स्टैटिक दिखाई दे रहा है। अगर कुछ अपने पास ऐसी डिवाइस हो कि इसको भी हम ढक दें बाहर से और इसको भी ढक दें, तो बाहर से हो सकता है देख के आप कह दो कि प्रोसेस हो ही नहीं रहा है ना? वो तो हमने सिस्टम अगर आपको दिखा दिया कि इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी जा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ पानी आता हुआ अभी दिख रहा है, पानी जाता हुआ अभी दिख रहा है, मतलब प्रोसेस तो हो रहा है। लेकिन लेवल अगर मेंटेन है तो
आप बोलोगे कि लेवल क्या है, मेंटेन है, तो इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। और क्योंकि फिजिकल सिस्टम में देख रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मोटी मोटी बात क्या समझ में आई इसमें, कि रेट जो है किसका, वाटर का, इनपुट रेट जो है वही वाटर का क्या हो गया, आउटपुट रेट हो गया बाहर निकलने का। तो बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिस्टम क्या बना हुआ है, स्टैटिक बना हुआ है, इक्विलिब्रियम में बैलेंस है, 10 लीटर का 10 लीटर लेवल मेंटेन। क्लियर है बात? पहले समझ लो फिर लिखना है, अभी लिखिए नहीं। दूसरा सिस्टम देखिए, जैसे हम लोग बात करें, एक तुमने यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ले लिया एक कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में तुम लेते हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। दोनों को आपने ग्लास रॉड से कनेक्ट कर दिया, दोनों कंटेनर को क्या कर दिया, दोनों को एक लेवल पे रख लेंगे, लेवल ऊपर नीचे हो गया, दोनों को एक ग्लास रॉड से क्या कर दें हम, कनेक्ट कर दें। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जोड़ा जाएगा तो आप बोलोगे क्या होगा कि वाटर कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से ये ज्यादा हॉट है, तो इधर से हीट जो होगी वो किधर जाएगी, आपकी हीट का ट्रांसफर होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले। तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे, विद द टाइम आपको क्या दिखाई देगा कि इधर का टेम्परेचर, अगर इसको ए बोल दो या लेफ्ट राइट बोल दो, तो विद द टाइम ए का टेम्परेचर जो होगा वो कम होता जाएगा, और इसी टाइम के साथ क्योंकि हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, तो बी का टेम्परेचर क्या होगा, 50 था, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात सबको समझ में आती है। एक ज्यादा गर्म कंटेनर को आपने थोड़े ठंडे कंटेनर से कनेक्ट कर दिया, तो हीट गर्म वाले से कहाँ जाने लगी, ठंडे वाले की तरफ जाने लगी। तो आप देखोगे एक का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, एक का टेम्परेचर कम होना चालू हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे अगर दोनों कंटेनर में एक एक थर्मामीटर प्लेस कर दो तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एंड सेम। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जाके, और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों कंटेनर का। इस स्टेट में हम बोलेंगे कि ए और बी जो कंटेनर है इनके वाटर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। किस इक्विलिब्रियम में आ गए इनके वाटर, वाटर क्या हो गया, ए और बी का पानी किस में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो आप बोलोगे कि क्या हीट ट्रांसफर रुक गया, क्या हीट ट्रांसफर ए से बी की तरफ जाना बंद हो गया क्या, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब हीट ट्रांसफर नहीं रुका, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हीट ट्रांसफर रुक जाता है। ओवरऑल में हम बोल देते हैं कि हीट ट्रांसफर रुक गया, लेकिन ए से बी की तरफ का जो रेट है वही बी से ए की तरफ का रेट हो जाएगा। तो ओवरऑल में देखोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? और कोई सिचुएशन, कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आती है इक्विलिब्रियम की, कोई और आती है तो बताइए, कोई आती है, नहीं, चलिए हम बताते हैं कोई और एग्जाम्पल। वैसे चला दे, गर्मी उधर से ऑन करो, गर्मी लग रही है ना, किसको, वो कई लोगों को गर्मी से भी हो जाता है, मुझे गर्मी से भी होता है। वो डिफेक्ट है।
डिफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऐसी बॉडी भगवान ने बनाई है कि ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा ठंडी भी नहीं। दिक्कत है। जैसे मान लो हमने बोला सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो मान लो आइस ले लिया, मेल्टिंग बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन हो रहा है ना? और हमने बोला आइस और वाटर किस में है? इक्विलिब्रियम में। फ्यूजन किस टेम्परेचर पे होता है? नहीं, वैसे उस टेम्परेचर को बोलते क्या है? वाटर के लिए, आइस और वाटर के लिए तो जीरो होता है, मेल्टिंग। इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे आइस और वाटर में हमने बोला क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश जब हो गया तो हम इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि आइस से वाटर बनने का जो रेट है, वाटर से आइस बनने का रेट भी सेम है। ये जो साइन है यह है रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल का मतलब है आइस से वाटर भी बन सकता है और इधर से एरो आ गया तो वाटर से आइस भी बन सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इधर से इधर के प्रोसेस को तो फ्यूजन बोल रहे हो, वाटर से आइस बनेगा तो क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेट, अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? रेट ऑफ, कोई समस्या? ऐसे ही वाटर और वाटर वेपर का भी लिख सकते हैं। वहां पे क्या हो जाएगा? वाटर और वाटर वेपर में अगर इक्विलिब्रियम है तो पहला प्रोसेस क्या है? एवापोरेशन है, वेपराइजेशन? चला नहीं है ये। क्या कर रहे हो इसी का रिमोट लेके बैठे हो हैं? वाटर वेपर से वाटर बनना क्या कहलाता है? हम्म, कंडेंसेशन की स्पेलिंग सही लिखी है देखिएगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कुछ मोटी मोटी बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है फिजिकल सिस्टम में? सारे एग्जांपल बनाओ, धनाधन जल्दी जल्दी बनाओ। इसके बाद लिखेंगे, पहले एग्जांपल बनाओ। बहन अभी मैंने अभी भी कुछ बोला लग गई। हाँ बस बैलेंस। बैलेंस
हमको भी नहीं बोलने आता, देखो हम कम बोल रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें। हम बोलना सिखाएंगे तो गलत सिखा देंगे हम। हमें भी दिक्कत होती है, हमने धीरे धीरे सीखा है। अब तुम्हें सिखाएंगे तो हमारा गड़बड़ होता है। हम दिक्कत से बोलना सीखे, पता चला आपको सिखाने के चक्कर में हमारा बिगड़ गया, हमें पढ़ाना है। कम से कम 15-16 लेक्चर चलेगा, बोलना है हर लाइन में यही वर्ड। अरे जल्दी लिखो भाई, इतना थोड़ी टाइम लगता है। क्या है इसमें, क्या लिखा ही क्या है? सिचुएशन ही तो बताइए 3। लिखना है, जल्दी लिखिए ना। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, रेट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू रेट। क्या हो गया? वाटर लिख दीजिएगा, इसमें कौन सी बात है ऐसी? मान लो दिन भर में 5 लीटर पानी पीते हो और 5 लीटर यूरिन के फॉर्मेट में निकल जाता है, तो मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन है। क्या बात है इसमें, हंसने की कोई बात नहीं भैया, बड़े हो गए आप लोग, ऐसे हंसिए मत। हो गया? जिनका नहीं हुआ वो अपने बगल वाले से करें। सेकंड सिचुएशन नोट करें जल्दी। चैप्टर शुरू ऐसे ही होता है, किसी सिचुएशन से। हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। 2-3 लाइन लिखनी है एक स्लाइड पे, मैं तो वैसे ही बहुत कम लिखती हूँ। बाकी टीचर्स का कैसे आप लोग नोट करते हो फटाफट? मेरे से ज्यादा टाइम तो नहीं देते होंगे, तो फिर तुम लोग 2-3 ही स्लाइड लिखते होगे पूरे क्लास में। उसमें तो तुम्हारा माइंड सुपर कंप्यूटर की तरह चलता ही है, फोकस्ड। हो गया? दीवा बातें नहीं करो, लिखो, तुमको ही देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल सिचुएशन एक ही बात है, एक ही बात है।
सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड गैस का हो सकता है, सॉलिड गैस का भी हो सकता है, सब्लिमेशन का अगर केस ले लो। हम्म जल्दी करिए, आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं। हो गया? कंटेंट किस सब्जेक्ट में ज्यादा रहता है नोट करने का? बायो के बाद फिजिक्स में कम रहता है कंटेंट, क्वेश्चन ज्यादा। हो गया? तुम्हारा हो गया? दीवा को बोलो तुम्हारी कॉपी। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखिए। it is state of a process, state of a process it is state of a process in which properties like concentration, pressure, temperature are not changed with the passage of time। जैसे अभी थर्मल इक्विलिब्रियम हमने देखा था, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बोला कि आपको ऐसा दिखेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया एक बार, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगर फिनोमिनन आपको दिखता है फिजिकल तो बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर फिनोमिनन आपको दिखता है केमिकल, है ना, लैंग्वेज फॉर्मेट में बोलते हैं कि अगर अपोजिंग फोर्सेस फिजिकल हैं तो आप बोलोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, अगर अपोजिंग फोर्सेस केमिकल हैं तो आप क्या बोलोगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल फोर्सेस में केमिकल रिएक्शन की बात होगी, फिजिकल फोर्सेस में जैसे टेम्परेचर वाला था, आपका वाटर वाला जो सिस्टम बताया था, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, ये सारे फिजिकल के एग्जाम्पल है ना। तो अगली लाइन लिख लीजिए, इफ अपोजिंग फोर्सेस आर फिजिकल then it is called physical equilibrium। physical equilibrium and if opposing forces are chemical then it is called chemical equilibrium। chemical equilibrium।
नोट हो गया? किसकी आवाज थी? चलिए, अब जैसे हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कहाँ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरीके के देखने को हमें मिलते हैं। एक को बोलते हैं रिवर्सिबल और दूसरे रिएक्शन को बोलते हो आप इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, कौन बताएगा? बोलो जल्दी। रिवर्सिबल का मतलब है जैसे अपन सर्दी में जैकेट लेके आते हैं ना, रिवर्सिबल जैकेट, मतलब जो लोग लाते हैं, ऐसा नहीं अपन सब नहीं लाते, सबकी चॉइस नहीं होती है। रिवर्सिबल का मतलब एक साइड इधर से भी पहन लिया, फिर उसको पलट के भी पहन लिया, रिवर्स करके, दोनों तरफ से मस्त जैकेट का काम दे रहा है ना। नव्या से देख रही, नव्या ने ले लिया। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं सी एंड डी, और थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके फिर से ए और बी बना दे रहे हैं। मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड भी चल रहा है और बैकवर्ड भी चल रहा है। बोथ डायरेक्शंस में अगर रिएक्शन चलता है तो क्या बोलते हैं उसको? रिवर्सिबल। अगर यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगा, ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहे हैं, पर सी और डी मिलकर के ए और बी नहीं बना रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में हो गया रिएक्शन, फॉरवर्ड हो रहा है केवल, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इरिवर्सिबल, है ना। तो रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट and product also converted into reactant। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में हो रहा है रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू, हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कह रहा है? प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं ना। धीरे धीरे केमिकल इक्विलिब्रियम पे आना चाह रहे हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काम आएगा।
ट्वेल्थ में केमिकल काइनेटिक्स में पूरा काम। एग्जाम्पल भी लिख लें तो लगे हाथ कुछ एग्जाम्पल भी लिख लें इसके। These girls are, करो जल्दी। आराम दूर रहिए हर चीज से, प्रसाद वितरण हो जाएगा। हो गया। दीवा कैसे लिख रहे हो, किस स्पीड से? पेपर पूरा होता है, बोर्ड एग्जाम में पेपर पूरा हुआ था। स्पीड इतनी कम है ना, जल्दी करो। ऐसे करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? एग्जाम्पल लिख लो, कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। अब आप क्लास 11th में आ गए ना, तो अब आपको रिएक्शंस भी याद करने की थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए। अभी तक रिएक्शंस पढ़ी हम लोगों ने? कोई पढ़ी थी? थोड़ी बहुत पढ़ी है, ज्यादा तो पढ़ी नहीं आपने। अब चलिए, अब भर भर के पढ़िए। N2 plus 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3 हैबर प्रोसेस बोलते हैं। अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस है। हैबर हमने नहीं, साइंटिस्ट का नाम है, उनके मम्मी पापा ने रखा हैबर प्रोसेस। N2 plus 3H2 gives 2NH3। H2 plus Cl2 gives 2HCl। Two NO2 gives 2N2O4। स्लाइड भर गई, तीन ही लिखेंगे। एक और लिख लेते हैं। PCl5 gives PCl3 plus Cl2। PCl5 टूटता है PCl3 और Cl2। इरिवर्सिबल के कुछ एग्जांपल लिखते हैं। इरिवर्सिबल में कुछ याद रखिए, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन सुना है आपने? ये इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। जैसे किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो वो प्रेसिपिटेट फिर से किसी और उससे कंपाउंड से रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बना पाता है। तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको, वो भी इरिवर्सिबल होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सब कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। NaOH प्लस HCl बन रहा है आपका NaCl प्लस वाटर। Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बनाता है BaSO4 का PPT।
मैग्नीशियम को गैसियस फॉर्मेट में ले लीजिए। आप बोलेंगे मैग्नीशियम मेटल है, गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम को हीट दे दीजिए, सब्लिमेशन हो जाए अगर, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम गैस कन्वर्टेड, मैग्नीशियम गैस एंड O2 गैस react with each other and form MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल। दो चार याद रखेंगे, फिर बाकी तो जितने अपने जीवन में आते जाएंगे वो हमें याद होते जाएंगे, है ना। कितने रिएक्शन आपकी जिंदगी में शामिल हो गए? अभी तो 6 हुए। N2 plus 3H2 gives 2NH3, H2 plus Cl2 gives 2HCl, 2NO2 gives N2O4, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। दूसरा इरिवर्सिबल में न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, दो ही एग्जांपल किया, ये न्यूट्रलाइजेशन का है या प्रेसिपिटेशन का है, और एक ही रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल समझ गए? एक डायरेक्शन फॉरवर्ड अगर केवल होगी डायरेक्शन तो इरिवर्सिबल, और अगर दोनों डायरेक्शन में होगा तो क्या बनेगा? रिवर्सिबल। नोट हो गया सबका? चलिए रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रेट, स्पीड, है ना। फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी, ये सब बात करते हैं ना। तो स्पीड क्या होती है अनुज, बताइए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए। अगर डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड कह सकते हैं ना। और डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोल देते हैं। उसी तरीके से रेट की अगर बात करें हम लोग, तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए और बी रिएक्टेंट है, ये आपस से मिल करके, ये हमारा पेटेंट रिएक्शन है, हर जगह काम है, सी और डी बना रहे, तो ए और बी क्या हो गए आपके? ये रिएक्टेंट हो गए, और सी और डी क्या है? रिएक्शन के बाद बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? प्रोडक्ट। ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे हम लोग वहां पे कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड, पर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पे बोलते हैं पर सेकेंड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन जितना चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज का मतलब क्या है? वो ए से भी निकाल सकते हो, बी के डेटा से भी निकाल सकते हो, सी के डेटा से भी निकाल सकते हो, डी के डेटा से भी निकल सकता है, किसी के भी डेटा से निकल सकता है। मतलब जैसे मान लो हमने बोला कोई रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन शुरू होने में हमने ए के 5 मोल ले लिए, बी के 3 मोल ले लिए इनिशियली, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड बाद हमने देखा ए के 4 मोल बचते हैं, बी के कुछ मोल्स बचते हैं, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो हमने बोला 1 सेकेंड बाद ए का पहले 5 मोल था, 1 सेकेंड में ही कितना हो गया उसका? 4 मोल हो गया, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितने यूनिट का चेंज आया? 1 यूनिट का चेंज आ गया, है ना। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 4 माइनस 5 कर दिया, और डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो 1 सेकेंड, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। किसी का भी ले सकते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, ए का, बी का, सी का, डी का, किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है? इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी ले सकते हो, और प्रोडक्ट पर सेकेंड।
या दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में ले रहे हो, 1 सेकेंड में चेंज देखोगे तो रेट की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। अगर 1 मिनट में देखना चाहते हो, मिनट भी तो यूनिट है, 1 मिनट में देखना चाहते हो तो बोल सकते हो मोल पर लीटर इंटू मिनट हो जाएगा यूनिट। कोई दिक्कत? सही लग रहा है चैप्टर? अच्छा, एकदम मस्त मक्खन की तरह खत्म होगा। आप लोग के पास ये भी है तो अच्छा चलेगा चैप्टर। है कभी कभी आप आलस करते हैं, थक जाते हैं, तो वैसे आपके पास है। जल्दी करो बहन, हो गया। तो रेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा सी, अगर कॉन्सेंट्रेशन सी ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को सी से डिनोट किया तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल बाय T2 माइनस T1। कोई समस्या? बोलिए भैया, कोई दिक्कत? अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो dc बाई dt भी लिख सकते हो, चेंज छोटा होगा तो डिफरेंशियल भी। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल थी, रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड बाद ही देखा तो ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल, तो इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई 4 मोल पर लीटर, और इनिशियल थी आपकी कितनी, 5 मोल पर लीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 4 माइनस 5, और 1 सेकेंड में हुआ है, टाइम लगाओगे नीचे 1, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी ना, -1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये आ जाएगी आपकी, है ना। तो रेट या स्पीड माइनस में लेते नहीं है, रेट या स्पीड माइनस में लेते नहीं है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जब भी रेट निकालोगे रिएक्टेंट के हिसाब से, रिएक्टेंट के हिसाब से निकाल रहे हो, तो वहां पे एक माइनस एडिशनल ले लो, एक माइनस क्या ले लें हम, एडिशनल। मतलब यही फॉर्मूला अगर लिखोगे किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी या माइनस डी सी बाई डी टी। और अगर यही फॉर्मूला किसके लिए यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए, तो आपको पता है रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट 0 होता है, रिएक्टेंट जैसे जैसे आपस में रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि सी फाइनल जो प्रोडक्ट के लिए होगा वो ज्यादा होगा और रिएक्टेंट के लिए कम होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यही लिख सकते हैं डेल्टा सी बाई टी या डी सी बाई डी टी, प्लस में चल सकता है। ओके है, रीजन समझ में आया सबको? हाँ, सी फाइनल छोटा होता है क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, खत्म होंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ती है। शुरू में प्रोडक्ट क्या रहता है? शुरू में प्रोडक्ट होगा 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या है? 0 है। रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो बाद की है वो क्या होगी? सी फाइनल जो है वो छोटी वैल्यू होगी, सी इनिशियल क्या है? बड़ी वैल्यू होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, इसलिए रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? आपका माइनस टर्म लगा देते हैं। और प्रोडक्ट के लिए क्योंकि सी फाइनल बड़ा होता है सी इनिशियल से, शुरू में तो प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यहाँ पे रेट निकालना है तो क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। कोई समस्या? बोलो भाई प्यारे बच्चों। यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट अगर देखो, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की वैसे आपको बहुत सारी यूनिट बताई जाती है मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन बेसिकली यूनिट क्या होती है? मतलब जो ज्यादा यूज होती है वो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड हो जाएगा। रेट समझ गए? कोई दिक्कत? रेट निकाल लेंगे अब तो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। केमिकल, अभी बोलेंगे आप क्या चल रहा था इतनी देर से, अब आ रहे हैं हम लोग डेफिनेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में तब आता है, तब वो सिचुएशन होती है, वो स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ अ रिएक्शन at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, मतलब जिस स्पीड से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्ट करेंगे। आर एफ इज इक्वल टू आर बी। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन लगेगा कि कांस्टेंट? सबकी कॉन्सेंट्रेशन आपको बाहर से देखने से ऐसा लगेगा कि रुक गई है, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, प्रोसेस ऐसा लगेगा कि स्टैटिक है। मान लो एक रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, प्रोडक्ट की 0 थी, धीरे धीरे क्या हुआ? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई। एक टाइम ऐसा आया कि रिएक्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि ए की भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी बनी हुई है, बी की भी उतनी बनी हुई है, सी की भी उतनी है, डी की भी उतनी है। टाइम चलता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट दिखने लगे तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो गया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया है।
तो बाहर से देखने से आप ऐसा भी कह सकते हो कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अंदर रिएक्शन हो रहा है, बट जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, है ना। तो क्वेश्चन आता है 11th में भी आता है, जेई में भी कई बार आया हुआ है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक और डायनामिक। तो बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा, है ना। आपको बाहर से देखने से तो लग रहा है कि क्या है, रुका हुआ है सिस्टम सारा, लेकिन अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो ये लिख लीजिए, आर एफ इजिकल टू आर बी लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा और बात करते हैं इस पर। एक छोटी सा ग्राफ बना लो, जैसे मान लो यहाँ रेट लिख रहे हो, यहाँ पे टाइम। ये आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट पे दोनों रेट सेम हो गए, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये है रेट ऑफ बैक। ये बैकवर्ड रिएक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट होगा नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में तो जीरो ही होगा ना, प्रोडक्ट जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट जीरो। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, एक वैल्यू से स्टार्ट होगा रेट, क्योंकि रिएक्टेंट तो शुरू में आप लोग ही कुछ है वहां। तो ये फॉरवर्ड के लिए, ये बैकवर्ड के लिए, और जब एक हो जाते हैं किसी पॉइंट पे जाके तो उस पॉइंट को, इस टाइम को क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, इक्यू, इक्विलिब्रियम लिख लेना आप, इक्यू। बनाइए जल्दी से रेट और टाइम का ग्राफ। हो गया, अलग चलता है इनका सिस्टम, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर अलग अलग है सबका, है ना, कंप्यूटर में होता है ना। कुछ लोग बता रहे थे वीडियो में, कुछ लोगों की आवाज बहुत ज्यादा आती है। चलो कुछ कैरेक्टर्स करे जाएं इक्विलिब्रियम के, फिर एक लॉ करते हैं, फिर ये जो बात लिखी है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसको इक्वल करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आएंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया, मस्त टॉपिक है। कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, मस्त मक्खन है, प्यार से समझते जाइए, पढ़ते जाइए, जो पॉइंट नहीं समझ में आए बोलते जाइए, री एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम
concentration of each reactant and product becomes constant. At equilibrium, concentration of each product and each reactant becomes constant. कोई रिएक्शन दिया है, अलग अलग टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, कोई टाइम ऐसा आ जाए जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। सेकेंड पॉइंट है वही वाला जो अभी बात करी थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सिंबॉलिकली लिख लिया, लैंग्वेज ने लिखी। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थर्ड पॉइंट लिखे, इक्विलिब्रियम is dynamic in nature. इक्विलिब्रियम कैसा होता है? डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब समझ रहे हैं आप? डायनामिक अगर कोई वर्ड बोला जाता है तो मूवेबल है ना, कोई थोड़ा सा चेंज कर दो तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, फिर से अचीव हो जाएगा, है ना। और दूसरा डायनामिक कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब ये ना समझें कि रिएक्शन बंद हो गया, रिएक्शन चल रहा है, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, इसलिए बाहर से आपको दिखेगा सिस्टम स्टैटिक, लेकिन रिएक्शन चल रहा है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, पर रिएक्शन उस टाइम पे हो रही है, तो इसलिए नेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनामिक, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, इट मीन्स रिएक्शन, क्या लिखें इसको? रिएक्शन हो रही है को क्या लिखें? रिएक्शन इज नॉट स्टॉप एट EQ। रिएक्शन कोई रुकी नहीं है, ये ना समझे, रिएक्शन चल रही है। हो गया? फिफ्थ पॉइंट आ गया, फिफ्थ है फोर्थ है? फिफ्थ पॉइंट है फोर्थ है? इक्विलिब्रियम अगर किसी रिएक्शन में आपको देखना है तो कंटेनर जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो वो क्लोज होना चाहिए, है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम के लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज। अब बात को समझते हैं, क्लोज कंटेनर क्यों चाहिए। जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है, CaO बना रहा है और CO2 बना रहा है, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को हम कराते हैं ओपन कंटेनर में, किसमें कराते हैं? ओपन कंटेनर में अगर तुमने करा दिया तो CO2 क्या है? गैस है, तो ये क्या होगी? उड़ जाएगी, है ना। CO2 उड़ जाएगी, और आप बोल रहे हो कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड।
आपने कंटेनर खुला रखा हुआ है, कोई लिड वगैरह नहीं लगा है, CO2 के उड़ने की जगह है, तो CO2 धीरे धीरे गायब। अब जब CO2 धीरे धीरे गायब होने लगेगी तो CaO CO2 से रिएक्ट करके फिर से CaCO3 कैसे बनाएगा? अगर है भी काफी सारी उड़ गई, थोड़ी बहुत है तो रेट कम रहेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड कैसे हो पाएगा? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम अगर अचीव करना है तो कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, है ना। अगर आपने लिया ऐसा ओपन कंटेनर तो क्या होगा, कोई रिएक्टेंट ऐसा हो सकता है कि वो इवेपोरेट हो जाए, बाहर चला जाए, निकल जाए, तो है ना। A और B को रिएक्ट करके C और D बनाना है, A और B को रिएक्ट करके C और D बनाना है, C और D को रिएक्ट करके A और B बनाना है। मान लीजिए उसमें से C उड़ गया तो अब D बैठ के थोड़ी अकेले A और B बना पाएगा। बात समझ में आ रही कुछ? ध्यान कहाँ है? यही है, खुशी की बात है। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए। When we remove one product, then equilibrium is disturbed. इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा अगर एक प्रोडक्ट को क्या कर दें, हम रिमूव कर दें। मान लो एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने बैठा दिया किसको, किसको बैठा दिया, यहाँ पे किसको बैठा है, हरिंज तो है नहीं आज, गरिमा को बैठा देते हैं। गरिमा आ गई यहाँ पे, है ना। अब गरिमा क्या कर रही है, बैठ के बोल रही है सी हमको अच्छा लग रहा है, सी को निकाल लिया, है ना। सी को कंटेनर में से निकाल के अलग करती जा रही है। सी को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, कंटेनर से बाहर कर लिया। तो सी को अगर बाहर कर लोगे, अगर एक ही अब प्रोडक्ट बचेगा तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन रुक जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे क्या होगी, और अभी अभी बताया दोनों तरफ रिएक्शन होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम की बात करोगे। PQ डिस्ट्रॉय, डिस्टर्ब, कुछ भी लिख सकते हो। मजाक उड़ाने वाले लोग। दीवा नोट कर लिया, गरिमा नोट हो गया, कब का पास चल रहा है सिस्टम। यहाँ पे पेन फेंक रहे हैं लोग। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट केवल लिखेंगे, समझेंगे उसको बाद में, क्योंकि जब पढ़ाएंगे तभी। कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम। अगर आप कोई रिएक्शन हो रहा है ना विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है और आपने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया बाद में,
तो इक्विलिब्रियम को परेशान नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, क्या करेगा, वो बात करेंगे चैप्टर के लास्ट में, कैटेलिस्ट पढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं? अब एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लॉ पढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ मास एक्शन कहीं पढ़ा चुके तो नहीं आपको? नहीं पढ़ाया? तब तो और भी बढ़िया। लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पहले पढ़ लेते हैं, फिर पहले छोटा सा पढ़ लेते हैं। एक्टिव मास, मास तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं क्या होता है ना, जिसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं गिवन मास। एक्टिव मास की बात कर लेते हैं। एक्टिव मास क्या है, लिख लीजिए। इट इज मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या है, इक्विलिब्रियम में एक्टिव मास वर्ड का यूज करेंगे, है क्या ये? इट इज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? एक्टिव मास का मतलब क्या है? मोलैरिटी। एक्टिव मास का मतलब क्या है? मोलैरिटी। टी अजीब सा लिख गया। एक्टिव मास का मतलब है मोलैरिटी। मतलब क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्टिव मास निकालना है तो क्या निकालेंगे, उसके मोल पर लीटर। उसके कितने मोल्स हैं 1 लीटर में, वो निकाल लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एक्टिव मास। अब लॉ ऑफ मास एक्शन करते हैं, देखो क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। पहले लाइन लिखिए फिर इसका मतलब समझते हैं। हो गया? बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, या अगर कई सारे रिएक्टेंट हैं तो उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ए रिएक्टेंट है, ये बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें ये रूल लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। जिसका एक्टिव मास निकालना होता है वो उसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। ये किसका साइन है, एक्टिव मास। अगर रिएक्टेंट ए है तो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन।
अगर मान लो कोई रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है, ए और बी मिलकर के बना रहे हैं सी और डी, तो यहाँ पे अगर लिखोगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये होगा एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बी। अगर दो रिएक्टेंट है तो उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, लैंग्वेज में लिखा हुआ ना प्रोडक्ट। कोई समस्या? जल्दी जल्दी से सम अप करते हैं क्लास, बढ़िया सा। नोट हो गया सबका? अब अपने प्राइम पे आते हैं। मान लो अपना रिएक्शन है यही वाला अपना पेटेंट रिएक्शन अपना। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट ये बन जाता है, ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, सी और डी। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट है ए और बी। अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की, तो बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी मिलके बना रहे हैं ए और बी ना, तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये काउंट होगा, सी और डी। ये बात सबको समझ आ रही है? फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ए और बी हो गया, बैकवर्ड के लिए क्या हो गया, सी एंड डी। तो अभी अभी मैंने सिखाया कि अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बी। इसी तरीके से अगर बैकवर्ड के लिए लिखना चाह रहे हैं ये प्रोपोर्शनलिटी, तो लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। ये लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे लगा सकते हैं अपन। और हमने क्या बोला, और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट के एफ। और अगर दूसरी रिएक्शन में प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहाँ पे आता है के बी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। के एफ और के बी को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। के एफ के बी क्या है, रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी को बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बात सबके समझ आ रही है यहाँ तक की? बोलिए जल्दी से। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, फॉरवर्ड में आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी, एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी, आर बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक एक कांस्टेंट आ गया, फॉरवर्ड में के एफ कांस्टेंट ले लिया, बैकवर्ड में क्या ले लिया हमने, के बी कांस्टेंट। कोई समस्या? अब हमने बोला है एक सिचुएशन कि अगर इक्विलिब्रियम होता है तो आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बी। तो लगा दे के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इंटू सी इंटू डी। क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों। अब अगर के बी को इधर ले आए और ए और बी को इधर ले जाए तो अपने पास एक इक्वेशन बनती है, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू बन जाएगा सी इंटू डी, सी मल्टीप्लाइड बाई डी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ये आ जाएगा? यहां तक कोई समस्या?
ये के एफ और के बी का ये जो यूनिट आ रही है, डिवीजन वाली ये यूनिट आ रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं, एक नया नाम देते हैं के सी। क्या नाम देते हैं इसको? के सी। अब आप लोग तो नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है तो हम कहाँ लिखेंगे? के एफ बाई के बी इज इक्वल टू क्या है? के सी। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। के बी क्या थे? रेट कांस्टेंट थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। के सी क्या आ गया? के एफ बाई के बी क्या आ गया? के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई समस्या? आज की क्लास यही ऑफ कर दे, नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंटिन्यू करें। आज की यही ऑफ कर देते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों।